नुक्कड़ में ये इतना एनर्जेटिक वाइब्स आता है। अब पता चला जब ऑनर इतने एनर्जेटिक पॉजिटिव रहेंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ की यार वाइब्रेशन तो हिट करेगी। करनी पड़ती है, मोहब्बत करनी पड़ती है अपनी जगह से। कि वो जो सफर जो होता है उसका वो लोग मजे नहीं लेते, वो सिर्फ मंजिल को ट्रस्ट द प्रोसेस की जा सकती। अपने मन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, अपनापन सिर्फ दिखाया और जताया जा सकता है। तो मुझे डॉग्स के साथ एक अटैचमेंट कैसा है, यार कैसे नहीं हो सकता, मुझे तो ये समझ नहीं आता किसी डॉग से किसी का अटैचमेंट। कैसा फील हो रहा है, यार भगवान इनके जिंदगी के तजुर्बे सीख रहा हूँ मैं, कुछ इनको सिखा पा रहा हूँ। अगर उसका कितना बड़ा योगदान है। हमेशा दोस्ती तो होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, दोस्ती होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं नहीं, लगता है कि दोस्तों का होना आपकी जिंदगी में आपको सही रास्ते पे चलने में काफी मदद करता है। और हम जो स्टार्ट अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको आप क्या गाइडेंस करेंगे? को जिद पैदा करनी पड़ेगी कि आप ये चीज क्यों करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबके पास जब तक अपना वाई क्लियर नहीं होगा ना कि आखिर करना क्यों है, क्योंकि क्यों ही है जो आपको आगे तक लेके जाता है। मेरा नाम प्रियंक है, मैं हूँ रायपुर से एक्चुअली, लेकिन रायपुर का भी नेटिव नहीं हूँ। नेटिव हूँ मैं मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर करके जिला है वहाँ से। लेकिन मेरी इंजीनियरिंग पढ़ाई वगैरह कर यहीं से हुई थी, उसके बाद फिर जॉब वॉब करने बाहर गया, तो फिर इसके सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं। नुक्कड़ कैफे का फाउंडर हूँ। मतलब हम लोग पिछले 10-12 सालों से नुक्कड़ को रन करते आ रहे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट वो ये कि हियरिंग इम्पेयर्ड जो या जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके जरिए जॉब कंटिन्यू होता है। ये नुक्कड़ के कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन लगते हैं कि जो डिसेबल रहते हैं, जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, कहीं ना कहीं जिनको इग्नोर किया जाता है, बाईपास किया जाता है, उनको हम यहाँ पे वर्क देते हैं। राइट। ये कहाँ से आया ये आइडिया? ये अनुभव से आया दोस्त। मतलब मैं जब इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करने गया था, जॉब करने के दौरान मैंने 3-4 साल नौकरी की दिल्ली बॉम्बे वगैरह में। उसके बाद मेरे को लगा कि यार बड़ा मोनोटोनी टाइप का हो जा रहा है, ऑफिस जाओ घर आओ, घर जाओ ऑफिस जाओ। तो उसके पहले बीच बीच में वीकेंड वगैरह में वॉलंटियर करने के लिए जाया करता था एनजीओ वगैरह में। तो 1-1.5 घंटे का जो टाइम बीतता था मेरे को थोड़ा डिसेंट लगता था, ये टाइम थोड़ा सेंसिबल टाइम है, सेटिस्फाइंग लगता था। तो बीच में एक फेलोशिप के बारे में मुझे पता चला। फेलोशिप थी वो जो उस वक्त इंडिया फेलोशिप कहलाती थी, जिसके जरिए आप हिंदुस्तान के अलग अलग गाँव में जाके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करते हैं। तो मैं उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब क्षेत्रों के गाँव में घूमा है ना। जब इन गाँव में घूमा तो मुझे पता चला कि जो भी गरीब परिवार जिसके पास आर्थिक साधन ज़्यादा नहीं है, उस परिवार में अगर कोई डिसेबल बच्चा पैदा हो जाता है तो उस परिवार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, इसकी नौकरी का क्या होगा, हमारे बाद इसको कौन देखेगा। तो इस सब में ना जो बाकी चीज़ें तो वो तो ठीक है, उस बच्चे की इज्जत जो डिग्निटी होती है ना, डिग्निटी ही नहीं मिलती उसको। अब लाइबिलिटी के तौर पे कंसिडर हो गया तो नोबडी केयर्स की डिग्निटी का मामला क्या है। तो मुझे लगता था कि ऐसे बच्चों के लिए सरकार तो जो करेगी करेगी, हमारी जो सोसाइटी है ना वो इग्नोर बहुत करती है। उसको लगता है तो काबिल ही नहीं है, क्या कर लेगा हमारे लिए, तो इसके पास कोई फिटिंग पोजीशन ही नहीं है। वो क्रैक करने के लिए पहले तो मैंने सोचा कि मैं कॉर्पोरेट्स को मेल करता हूँ, एडवोकेसी करता हूँ, उसके जरिए जॉब तैयार कर लूंगा। लेकिन जब तक आप खुद साबित करके ना दिखाओ कि क्यों ये चीज़ संभव है, तब तक मुझे लगता है लोग आपकी बातों में यकीन नहीं करते हैं। इसलिए हमने फिर नुक्कड़ का आइडिया लाया और यूथ को मुझे लगता था इन्फॉर्म करना है इन सब बच्चों की एबिलिटीज के बारे में। कैफे एक ऐसी जगह होती है जहाँ अपनी मर्जी से जाते हैं, खुशी से जाते हैं, अच्छा वक्त बिताने के लिए जाते हैं। तो जब यूथ इन जगहों पे अच्छा वक्त बिताने के लिए आएगा और जब इस तरीके के बच्चों को काबिलियत से काम करते हुए देखेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे ना, वो संवाद, वो ब्रिज, वो पुल बनने की पूरी कोशिश का नाम नुक्कड़ है। ऐसा कभी होता है जैसे ये आपकी थॉट्स है बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? मान लो ह्यूमन है, मिस्टेक तो हम लोग से होती है, बेसिक है हमारा मिस्टेक। तो जैसे यहाँ सर्विस में अगर मिस्टेक हो जाता है तो जो कैफे में आए हुए गेस्ट है, कैसे सब कोई समझते हैं या फिर लोग इसे फिर उन पे इग्नोर करना चालू कर देते हैं, या फिर हेड पे जाके कंप्लेन की ये आपने नहीं किया, इसकी कमी है, आपकी स्टाफ ऐसा सब ब्लेम? देखिए, अगर वो एक जेन्युइन फीडबैक है जिसमें हमारी सर्विस के डिले होने की वजह से, हमारे टेस्ट के कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से, हमारे हाइजीन या किसी और वजह से अगर वो कंप्लेन आई हुई है, तो जेन्युइन कंप्लेन को तो हम जेन्युइन तरीके से हैंडल करते हैं। और हमारी कोशिश भी होती है कि हमको जज हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाए। इसलिए ना किया जाए कि हम स्पेशली बच्चों को हायर करते हैं या हमने सरेंडर नक्सल के साथ काम किया इसलिए इसको एक्स्ट्रा मार्क देते हैं, चलो ठीक है चाय खराब है, खाना ठंडा है, सफाई उतनी नहीं, लेकिन चूकिंग के साथ काम करता है। नो, दुनिया को हमको जज किया जाना चाहिए हमारे पैरामीटर्स पे कि भाई आदर्श रेस्टोरेंट है, टाइम पे सर्विस देता है, गर्म खाना देता है, अफोर्डेबल है, तभी इसकी पसंद होनी चाहिए। तो हम खुद भी नहीं चाहते। अगर जेन्युइन फीडबैक आ रहे हैं, कोई अगर सिर्फ तमाशा करने के लिए करेगा वो बात दूसरी हो जाती है, लेकिन जेन्युइन फीडबैक्स को तो हम वैसे ही लेते हैं। लेकिन मैं जिस बात पे आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि पिछले 10-12 सालों में ये हमारा 7वां कैफे होगा। इन 12 सालों में 6 कैफे में हम, छत्तीसगढ़ या ऑल ओवर इंडिया? नहीं, रायपुर भिलाई में हमारे 4-5 कैफे हैं। ये हमारा जगदलपुर का अगला पहला कैफे है। तो कलेक्टिवली जो बता रहा हूँ कि आज तक कभी ये नहीं हुआ कि सर्विस की वजह से किसी ने कंप्लेंट कर दी कि अरे भैया आपके यहाँ तो ये बच्चे काम करते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा करके। तो उससे तो वी आर ऑलवेज, हमको तो प्राउड ही मिला है, हमको तो प्राइड ही मिली उसमें, और लोगों ने बहुत हैप्पीली इसको एक्सेप्ट किया है। लोगों का भी वो सपोर्ट आता है जब लोग समझते नहीं आप इंटेंटफुली कर किस पर्पज से रहे। मतलब अच्छा खाना देना वो तो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ कैफे हो गया, वो तो आपको करना ही है, मतलब उस पर तो सवाल ही नहीं उठता है। उसके बियॉन्ड जो आप कर रहे हैं,
बातचीत की जगह बना रहे हैं, संवाद की जगह बना रहे हैं, आइडियाज़ को इनोवेट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीज़ों के साथ में, और इस तरीके के बच्चों के साथ ग्रोथ की स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। तो सोसाइटी के लोग ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी तरफ से, तो वो लोगों का कंट्रीब्यूशन इस जगह को बेहतर बनाता है। अच्छा, मैं मतलब ज़्यादा कैफ़े की आइडिया नहीं है, बट जितने भी मैंने कैफ़े विज़िट किए हैं, मतलब उनमें से मुझे नुक्कड़ बहुत टॉप बेस्ट लगा है। क्योंकि जैसे बहुत सारे कैफ़े हैं, उसको कैफ़े में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं पीपल्स, बट नुक्कड़ ऐसा है कि यहाँ मतलब ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा गेस्ट रहेंगे, फिर भी यहाँ पे एक पीस साइड है। यस इसका क्या रीज़न है? ये क्या यार जादू दोस्त, ही ये है? ना ये जादू है। ये जादू इसलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है कि नुक्कड़ ने कभी भी अपने कैफेज को ना रेस्टोरेंट कैफे की तरह बनाया नहीं। मतलब हमारे किसी भी स्टोर, किसी भी कैफे का आप एम्बियंस देखेंगे तो वो किसी घर जैसे ही सजता है। घर को आप जितनी खूबसूरती से, जितने रंगों से सजाते हैं, जिस तरीके का माहौल घर का तैयार करते हैं, मतलब मैं अपने लोगों को भी, अपनी टीम और अपना परिवार कहता हूँ, उनसे वैसे ही व्यवहार भी रखते हैं हम लोग। मतलब सिर्फ महज कर्मचारी के तौर पर उनसे काम नहीं, मतलब आपके जो आपको काम करने, वो काम तो आपके हैं, लेकिन मुझे लगता है जो आप वार्मथ लेके आते हैं, जो गर्माहट एक घर की होती है ना, वैसे ही लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी इनको सिखा देगी कि टेबल पे मुस्कुराते हुए खाना रखना है, लेकिन जब आप मेहमानों की तरह किसी को आमंत्रित करते हैं ना, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप कितनी प्यार से, कितने कर्टसी के साथ उनको डिलीवर करती हैं, वो इन बच्चों के अंदर जाती है, हमारे यहाँ काम करने वालों की। तो मुझे लगता है पूरे माहौल में किसी घर का जो दलहान, किसी घर का जो आंगन होता है, किसी घर का जो बेडरूम होती है, जो जैसी जगह होती है जहाँ पे आप मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, वैसी जगह हमने यहाँ पे बनाने की हमेशा कोशिश की। तो घर का ही एक्सटेंडेड कॉर्नर हम नुक्कड़ को हमेशा बोलते हैं। किसी को अंदर आने के पहले झिझक ना हो कि अरे यार पता नहीं कैसी जगह होगी, वो कभी ना हो। हमने हमेशा कोशिश की कि हमारी एंट्री, हमारा एक्सपीरियंस हमेशा एक्सेस इतना कंफर्टेबल हो, इतना एक्सेसिबल हो कि किसी के अंदर भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। नुक्कड़ को बनाने में, इतनी टॉप बेस्ट क्वालिटी देने में आपके साथ कौन-कौन रहा है? बहुत सारे लोग रहे हैं यार, मुझे लगता है कि पूरे रायपुर भिलाई ही शामिल रहा है सब में तो, और इस आइडिया को पनपाने में तो हर उस इंसान का हाथ रहा है जो शामिल हुआ है। मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं टोपेश चंद्राकर, जो अभी पंडुम कैफे का भी संचालन कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो इंटीरियर वगैरह रहता है, जैसे यहाँ का इंटीरियर तो समृद्धि ने किया है, जिन्होंने पूरी बिल्डिंग भी रेडी की। समृद्धि जी जो वहाँ बैठी हुई हैं, मतलब शी इज एन आर्किटेक्ट एंड शी इज एन इंटीरियर ऑल्सो। तो कॉन्सेप्चुअली जो आइडियाज क्या होने चाहिए वो मैं बताता हूँ, लेकिन किस तरीके से करना है, सबसे अच्छा क्या लगेगा, ये डिजाइन करने की जिम्मेदारी सारी इनकी होती है। इसके पहले के सारे स्टोर मेरी वाइफ है नेहा, उन्होंने इसको डिजाइन करने में काफी मदद की है, सारे एस्थेटिक को, एम्बियंस को। दोस्तों का कितना बड़ा योगदान है? हमेशा दोस्ती तो होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, दोस्ती होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको बेहतर करो। मुझे लगता है कि नुक्कड़ को बेहतर बनाने में दोस्तों ने, हर उस इंसान ने, मैं तो मानता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो नुक्कड़ को विजिट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, हमारा दोस्ती है, जो हमको बेहतर होने की सलाह देता है। मैं फीडबैक्स को, क्रिटिसिज्म को बहुत होल हार्टेडली लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फीडबैक देने की मेहनत वो इंसान करता है जो आपको बेहतर होते हुए देखना चाहता है। तो वैसे फीडबैक्स को लेकर हम जनरली हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। हर सारे वो लोग, सारे विजिटर्स, सारे कम्युनिटी के लोग फ्रेंड्स बने हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे दोस्ती पे, जो आप कहेंगे? दोस्ती पे तो मुझे लगता है, मतलब कुछ कहने के लिए तो है नहीं, दुनिया तो दोस्ती को जीती है, जानती है कि दोस्ती कैसे होती है। मुझे लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कदम पे जब आप कभी संशय में हो, जब आप किसी प्रश्न से जूझ रहे हो कि ये चीज़ मुझे करनी है कि नहीं करनी, तो आपके दोस्त ही होते हैं जो आपको सही फैसला लेने में मदद करते हैं। जब आप कई बार ऐसे हालातों में होते हैं कि कई बार साझा परिवार से नहीं कर पाते हैं कई चीज़ों को, या परिवार क्योंकि डिस्टेंस पे रहता है, उन चीज़ों को शायद ना समझ पाए, तो दोस्त चूँकि आपके साथ थिक एंड थिन में साथ चल रहे हैं, आपके अच्छे बुरे में आपके साथ में, तो वो आपके सही वेल विशर और सही आपके क्रिटिक हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों का होना आपकी ज़िंदगी में आपको सही रास्ते पर चलने में काफ़ी मदद करता है। और हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि मैं उन लोगों को चुनूँ अपने साथ में, ऐसे लोगों के साथ में रहूँ जिनसे मैं हमेशा कुछ सीख पाऊँ। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस जगह से आया है, किस कास्ट, किस क्लास, किस रिलीजन से, उस सबके परे जाके मुझे लगता है कि दोस्तों को चुनने में या दोस्तों के साथ होने में हमेशा मैंने ये प्राथमिकता दी है कि मेरे पास सीखने को क्या है किसी के पास से। यहाँ जगदलपुर में जो नुक्कड़ है, वहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो नक्सल पीड़ित या जो नक्सल सरेंडर किए, उन लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें आपका क्या वाइब्स आ रहे हैं? मैं तो बहुत खुश था, मुझे जब ये आइडिया आदरणीय आईजी सर की तरफ से आया था, बस्तर पुलिस का, क्योंकि इनिशिएटिव है और बस्तर पुलिस का ये प्रपोजल था कि हम इन बच्चों के साथ में काम करें। तो चूंकि नुक्कड़ ने हमेशा माजरा कम्युनिटी के साथ में काम किया हुआ है और हमेशा कोशिश रही है कि ऐसे सारे लोगों को, दो वर्गों के बीच में संवाद हो, जैसे हम और आप कभी गेस्ट की तरह यहाँ पे आए और हमको सर्विस देने वाला कोई डेफ बच्चा हो, कोई ट्रांसजेंडर हो, या कोई मान लीजिए सरेंडर नक्सल्स भी आता, तो हमारे पास उनसे कहानी सुनने का एक स्पेस बन जाता है, हमारे पास उनसे बातचीत करने की एक स्पेस बन जाती है, जो अदरवाइज आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो मैं तो बहुत खुश था, मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, तो हमें लगा कि बिल्कुल इस पे काम करना चाहिए। और उसी खुशी से हमने अपनी सारी टीम को इनवाइट किया, हमारे सारे सीनियर शेफ्स वगैरह यहाँ पे आए, और जो भी लोग इस नुक्कड़ को बनाने हमेशा हमारे साथ में रहे, हमने उनको इन्वाइट किया कि नुक्कड़ के साथ, नुक्कड़ और बस्तर पुलिस के साथ मिलकर अब हम एक पंडुम कैफे शुरू करते हैं। पंडुम तो आपको पता ही है इस जगह की जो आइडेंटिटी बन जाती है, मुझे लगा पंडुम से बेहतर नाम हो ही नहीं सकता इस जगह को लेकर। मतलब पंडुम एक बोली का एक मतलब हैप्पीनेस, उत्साह जिसको बिल्कुल रिलेटेड लगा, मुझे लगा यार इससे अच्छा नाम ही नहीं हो सकता इस जगह को लेकर। मैंने पहली बार सुना पंडुम, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा बहुत बड़ा कैफे जो फर्स्ट टाइम है जो हमारी गोंडी बोली पे है।
हमारे यहाँ आपने अगर नोटिस किया होगा एंट्रेंस पे एक हल्बी भाषा की कविता भी लिखी हुई है। जी मैंने है ना, देखा। उसी लिपि में लिखी हुई। उसकी लिपि को यहाँ के विक्रम सोनी जी ने इजाद किया है, जगदलपुर के क्लर्क हैं वो, जिन्होंने हल्बी लिपि इजाद की हुई है। नरेंद्र पाड़ी जी की कविता, नरेंद्र पाड़ी जी ने हल्बी में ढेरों कविताएं लिखी हुई है, तो एक कविता नरेंद्र पाड़ी जी की हमने एंट्रेंस पे लगवाई हुई है। अच्छा, आपको याद है, आप बता सकते हैं? ये कविता याद तो नहीं है क्योंकि रटी तो नहीं, मैंने लिखी हुई है, हाँ। दरवाजे पे बढ़िया से लिखी हुई है, जिसमें हमने यही कहा हुआ है कि आओ मुझसे हंसी खुशी के बारे में, सुख दुख के बारे में, जिंदगी मौत के बारे में बात करो। उस भाषा में बात करो जिस भाषा को मैं समझता हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगे कि कोई मेरा अपना आया हुआ है। ये कविता तीनों भाषाओं में, इंग्लिश में, हल्बी में और हल्बी के ट्रांसलेशन में यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे अगर अभी आपको मतलब उनको गाइड कर रहे हैं, नक्सल पीड़ित लोगों को जो यहाँ तक आने का कभी सपना ही नहीं देखे, तो वो लोग इमेजिन ही नहीं किए थे कि उनकी लाइफ कभी ऐसा भी होगी, क्योंकि उनके गांव में तो फोन लाइट्स बहुत मुश्किल से मिली। अभी आप उनको गाइड कर रहे हो, कहीं ना कहीं एज ए मेंटर आप उनके लिए वर्क कर रहे हो। बोलते हैं ना कि कोई एक शख्स हमारे लिए भगवान बन जाता है जो हमें आगे बढ़ने की राह देता है। तभी आपको उस जगह पे कैसा फील हो रहा है? यार, भगवान या मसीहा वाले सिंड्रोम से तो मैं बचना चाहता हूँ कि मैं वैसा महसूस करूँ। मुझे तो लगता है कि मैं और ये साथ में मिलकर सीख रहे हैं, मतलब मैं कुछ इनसे इनके ज़िंदगी के तजुर्बे सीख रहा हूँ, मैं कुछ इनको सिखा पा रहा हूँ। अगर तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, मेरे पास कुछ है इनको सिखाने के लिए। हालांकि ये इतने मेहनती, इतने कर्मठ और इतने क्लियर लोग हैं कि इनको पता है कि चीज़ें किस तरीके से की जा सकती हैं। तो बहुत कुछ सिखाने को तो नहीं है, ज़्यादा कुछ सीखने के लिए हमारे पास में, और वैसा ही देख पा रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल चीज़ों को होते हुए। बाकी जो बेसिक गाइडेंस है वो तो हम लोग दे ही रहे हैं कि कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी की और बेसिक ट्रेनिंग इनके पास में थी। बस एक व्यवहारिक प्रिंसिपल में ये चीज़ कैसे काम करेंगे, जब गेस्ट सच में आएंगे, जब यहाँ पे रश बनेगा तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वो जरूर हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सबके बियॉन्ड में जो एक चीज़ लगातार सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि ये जगह इनकी है, ये जगह नुक्कड़ की, ये जगह हमारी या बस्तर पुलिस की नहीं। ये जगह अल्टीमेटली उन लोगों की है जो इस जगह पे काम कर रहे हैं। वो इस जगह के जरिए अपनी कहानी कैसे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, कैसे जगह के जरिए जगदलपुर को बता सकते हैं कि वो कौन लोग हैं, उनकी जर्नी क्या है, उनकी ज़िंदगी क्या है और कैसे दिशाएं बदलती हैं, वो सब बताने की क्षमता इनके अंदर अगर मैं बढ़ा पाऊँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। ये मतलब यहाँ पे 2 टाइप्स के गेस्ट आते हैं। एक जो हो सकता है सिर्फ यहाँ चाय कॉफ़ी के लिए आए, एक हो सकता है कि यहाँ लोग ये जानने के लिए कि यहाँ पे मतलब नक्सली सरेंडर लोग हैं। ये मतलब बस्तर के लिए नया स्पेस है ये, कि जहाँ लोग डिसेबल पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, लोग उनकी कहानियाँ उनको देखने के लिए। तो कई लोग तो जो चाय पीने आएंगे, कॉफ़ी पीने आएंगे, वो तो पी के चले जाएंगे, बट जो जानने की इच्छुक रखते हैं या फिर इनको लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए हम लोग लगातार इवेंट्स क्यूरेट करेंगे। मैं जिसकी बात कर रहा था कि लगातार यहाँ पे संवाद क्रिएट किए जाएंगे, यहाँ पे बातचीत के कई सत्र रखे जाएंगे, यहाँ पे किताबें हमने ऊपर के स्पेस में इस तरीके की रखी हुई जो रिलेटेड हैं। यहाँ पे अभी हम कई सारे एलिमेंट अभी इंस्टॉल होने बाकी हैं, छोटे छोटे वॉल आर्ट, जिनके जरिए ये सारी कहानी और निकल के आएंगी। जैसे 2-3 कॉर्नर्स हम बनाने वाले हैं। एक कॉर्नर है जिसमें हम लोग यहाँ बस्तर की ज़मीन से निकलने वाले हर वो प्रोडक्ट, चाहे वो साल हो, महुआ हो या यहाँ से निकलने वाला आयरन हो, सबके छोटे छोटे से एलिमेंट रखने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि कोई या सरेंडर पक्ष से आते हैं या अपनी ज़िंदगी का कोई भी एक छोटा एलिमेंट लेके आ जाए। वो कोई छोटा पेन, घर का कोई छोटा सा एलिमेंट हो सकता है जिसके जरिए उनकी कहानी वहाँ पे पता था, जिसको हम कह रहे हैं म्यूजियम ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब आम चीज़ों की खास कहानी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इंस्टॉल करने चाह रहे हैं कॉर्नर यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है किसी इंसान को बता पाएंगे बिना किसी से रूबरू हुए कि यार अच्छा इस बारे में ऐसी बातचीत की जा रही है। पंडुम, जो 10-12 टाइप के पंडुम्स होते हैं पूरे सालाना अपने बस्तर क्षेत्र में, उन पंडुम का एक पूरा साइकिल हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं कि क्यों पंडुम कैफे में इन 12 साइकिल का महत्व रहता है। इस तरीके के छोटे छोटे एलिमेंट का इंस्टॉलेशन करके हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर बातचीत करने में आदमी को लग रहा है कि यार बातचीत बाद में करूंगा, लेकिन देख के भी काफी कुछ समझ सकता है कि इंटेंट क्या है, इरादा क्या है, जगह किस दिशा में बढ़ना चाहती है। जैसे एक एक्सपीरियंस अनुभवी हो गया है, आपने डाउनफॉल भी देखा है, आपने सक्सेस भी स्पीड पे देखा है। जो स्टार्ट अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको आप क्या गाइडलाइंस करेंगे? यही गाइडलाइन कहना चाहूंगा कि आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर वो जिद पैदा करनी पड़ेगी कि आप ये चीज़ क्यों करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबके पास जब तक अपना वाई क्लियर नहीं होगा ना कि आखिर ये करना क्यों है, क्योंकि क्यों ही है जो आपको आगे तक लेके जाता है। और मोटिवेशन मुझे लगता है कि एक हद तक आपको आगे लेके जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रोसेस में आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। सुबह उठ के किसी जगह पे जाने की नियत और किसी जगह पे जाने का जुनून, अगर आपको लगातार आपके काम के प्रति पैशन महसूस नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि हर दिन पंडुम आने का मेरा भी मन करना चाहिए कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, आज मैं ऐसे इनोवेट करूंगा, आज मैं वैसे इनोवेट करूंगा। अपनी वर्क प्लेस के साथ में इनोवेशन का पैशन जब तक मेरे अंदर नहीं है ना, तब तक वो किसी गेस्ट के अंदर भी नहीं आ पाएगा। जब तक मेरे अंदर वो जुनून मेंटेन है, तो ऐसे हर आइडिया के साथ मैं कहता हूँ आपके अंदर अपने आइडिया को आगे लेते जाने का जितना जुनून मौजूद है ना, वही आपके आइडिया की सक्सेस की वजह बन सकता है। पंडुम जो बना है और उसका नुक्कड़ का जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में शॉर्ट बताइए। नुक्कड़ कैफे और बस्तर पुलिस ने कोलैबोरेट करके पंडुम कैफे यहाँ पे शुरू किया हुआ है। और चूंकि जगदलपुर और बस्तर का हमारा पहला प्रयास था, तो हम चाहते थे कि बस्तर की माटी से जुड़ा हुआ कोई नाम निकल के आए जो इसके आइडेंटिटी से भी रिलेट करता हो। तो पंडुम एक ऐसा नाम है
जो सेलिब्रेशन, गैदरिंग और टुगेदरनेस को बताता है। और पंडुम कैफे भी ऐसी जगह के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहता है जहाँ पे लोग मिल के आए, हार्मनी में रहें, साथ में रहें, मिलकर कुछ चीज़ क्रिएट करें। तो आइडियाज़ पे काम करने वाले, इनोवेट करने वाले, क्राफ्ट पे काम करने वाले, मतलब जो भी रायपुर शहर का यूथ है, जो भी शहर के इनोवेटर्स हैं, सबके लिए जगह खुली हुई है। आर्ट क्राफ्ट पे काम करने वाले थिंकर, राइटर, इंटेलेक्चुअल्स, सबके लिए खुला आमंत्रण है कि उस जगह पे आए, उस जगह को अपनी जगह बना के सेलिब्रेट करें। और ये सिर्फ खाने के तौर पे प्रचलित होने वाली जगह नहीं, मुझे लगता है कि कैफे के साथ में जो सिर्फ खाने की आइडेंटिटी जुड़ी हुई है ना, ये उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। मतलब आप खाना, कॉफी, टी तो हमेशा अवेलेबल होता है क्योंकि वो रेवेन्यू देता है, उससे आपकी सैलरीज चलती है, रेंटल पे होता है, उसके बियॉन्ड। लेकिन मुझे लगता है कि पंडुम कैफे के पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे संवाद की जगह है, यहाँ पे इनोवेट करने की जगह है, यहाँ पे किताबों के कॉर्नर्स है, यहाँ पे बैठ के बातचीत करके कई नई चीजें डेवलप हो पाने की जगह है। जब भी आपको लगता है आप एक ऐसे इनोवेटिव आइडिया पे काम कर रहे हैं, आपको एक स्पेस चाहिए अपने आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो पंडुम कैफे वो जगह जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगी। एक नुक्कड़ नाम आपने सोचा कैसे? यार जैसे नुक्कड़ का कोई मतलब निकलता है? हाँ, नुक्कड़ का मतलब निकलता है। नुक्कड़ मुझे लगता है कि स्ट्रीट का कोई कॉर्नर होता है जिसमें चाय की शॉप होती है, जहाँ पे यार दोस्त बैठते हैं, चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खुल के बातचीत करते हैं। नुक्कड़ उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, खुली हुई दुकान जहाँ पे लोग आते हैं, चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो वैसे ही बनते बनते मुझे लगता है आइडिया क्यूरेशन की जगह, कम्युनिटी की जगह, क्रिएशन की जगह नुक्कड़ बन पाया है। और वैसी आइडेंटिटी हम चाहते हैं कि पंडुम कैफे की भी बने, कि शहर में जितने भी थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट, कवि, परफॉर्मर्स है, वो भी जगह को अपनी जगह समझे, जगह के साथ में इजाद करें, यहाँ बैठ के कविताएं लिखें, यहाँ बैठ के शायरें, क्योंकि खूबसूरत तो है। मुझे लगता है इतना खूबसूरत है, मतलब इस टेबल पे बैठ के आपने अगर 2 शेर लिखे, आपका मन करेगा कि कविता लिख दी जाए एक कप कॉफी पीते पीते। तो आपके इंतजार में चाय के साथ मैंने कितने सारी चीजें सोच ली कि क्या बस यही आइडिया की खान तो इस जगह को हमको बनाना है कि बैठे बैठे जितनी भी देर आपने यहाँ पे बिताई उस देर में इस जगह ने आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट जगह। पहली बार जब फर्स्ट हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो मैंने पहला सवाल ही यही किया कि नुक्कड़ में ऐसा क्या है जो हमको एक अलग स्पेस देता है। वही पीस, वही होप, वही बिलोंगिंगनेस जिसको हम बोलते हैं ना, कि धीरे से आपको लगने लगेगा कि अरे मेरी अपनी जगह है। तो जो अपनापन है ना, मुझे लगता है कि अपनापन कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता, अपनेपन की कोई प्राइस नहीं सेट की जा सकती, अपनेपन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, अपनापन सिर्फ दिखाया और जताया जा सकता है। तो मुझे लगता है पंडुम कैफे नुक्कड़ की आइडेंटिटी में अपनापन शामिल है। मेरा आपसे मिलना, हमारी टीम का आपसे मिलना, हम सबका आपसे मिलना, जगदलपुर के किसी भी इंसान से मिलना, उसी अपनेपन को बयान करने की एक जरूरत है। अभी आप डॉग्स के बारे में बताएं। मैंने ऐसा देखा कि जो अभी हर कोई एक डॉग्स अपने साथ रखना चाहता है, डॉग्स के साथ एक अटैचमेंट कैसे है? यार कैसे नहीं हो सकता, मुझे तो ये समझ नहीं आता किसी डॉग से किसी का अटैचमेंट क्यों। जैसे मेरे पास जितने हैं वो सारे मोस्टली रेस्क्यूड डॉग्स हैं, जो कभी स्ट्रीट में जिसको इंजरी हो गई थी वो आए, या किसी ने मुझे गिफ्ट किया। तो मेरे पास चार डॉग्स हैं जिनको मैं रखता हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे बगल में, हालांकि मैंने उनको पूछा कि मैं आपको स्क्रीन पे लाना चाहती हूँ, पर वो नहीं आना चाहिए। वो उनके पास कम से कम 10-12 डॉग्स हैं। और मतलब आप उनकी स्टेटस देखोगे ना, उनकी हाई स्टेटस में 2 रूम है उनके पास। और वो जो कॉलोनी के एकदम छोटा सा घर होता है ना, ओडिया बस्ती जैसा स्ट्रक्चर, वैसा ही, बट वो वहीं रहती है, उनके 10-12 डॉग। और मैंने फर्स्ट टाइम क्या देखा, आपको पता है, बिल्ली और डॉग साथ में अरे हमको पता नहीं, फिल्मों में दिखा दिया गया कि कुत्ता और बिल्ली दुश्मन होते हैं, दुश्मन है नहीं एक्चुअली, वो साथ में रहते खाते हैं यार। मैं जब देखी कि मैं तो तुरंत चैट जीपीटी को पूछी डॉग्स और बिल्ली एक साथ रह सकते? फिर चैट जीपीटी ने अपने फीचर्स बताया, हाँ इन कंडीशन में रह सकते। बट मैं तो बहुत सब मतलब ऐसा रहता है ना, कुत्ता बिल्ली का जो है। और मुझे लगता है कि ये हमारा ये दिस पंडुम कैफे पेट फ्रेंडली नो। आप अपने डॉग्स को अंदर बाहर कहीं पे भी ला सकते हैं। आप नीचे ऊपर किसी भी कैंपस में अपने डॉग्स को लेके आ सकते हैं, अपने पेट्स को लेके आ सकते हैं, जो भी आपके पास में है, चाहे वो पैरट है, चाहे बिल्ली है, चाहे डॉग है, चाहे सांप क्यों नहीं है, आपका जो भी पेट है उसको आप लाके आइए, कैफे में आपको फ्री एक्सेस है। और कैट इज डिफरेंट बट स्नैक्स, अरे नहीं, लोग कैरी करते हैं यार आजकल, तो पेट तो हट के हर किस्म के पेट लोग रखने लगे घरों में। ये पेट इतना क्रेज अचानक से कैसे बढ़ा? यार मुझे लगता है कोविड के बाद में ये हुआ है, क्योंकि कोविड ने जो लोगों के अंदर एकाकीपन और अकेलापन शामिल किया, क्योंकि लोग जब एकदम से अकेले हो गए, जब आसपास से लोग चले गए, जब बातचीत करने के साधन मतलब कीमत बहुत लोगों को महसूस हुआ ना, अकेलापन, उस अकेलेपन को तोड़ने के लिए मुझे लगता है जब लोगों ने पेट की तरफ ध्यान देना शुरू किया ना, तो उस चीज ने उसको बहुत भरा है। अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर करने के लिए लोगों ने डॉग्स के साथ में, कैट्स के साथ में, पेट्स के साथ में रिश्ते बेहतर किए हैं। और वो सच में, क्योंकि अनकंडीशनल लव देने का मुझे लगता है कि मैंने कभी जानवरों से बेहतर किसी चीज को, किसी लिविंग बीइंग को नहीं देखा जो आपको इतना अनकंडीशनल प्रेम देते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक रील्स देखी थी, जिसमें डॉग का रील्स था कि मतलब डॉग्स पहले ही फील कर लेता है, मतलब रास्ते में एक एक्सीडेंट हो रहा है, डॉग सामने आ जाता है, अपने जो ऑनर है उसको पीछे कर लेता है, या फिर एक टीवी पता नहीं इसका मेरे यहाँ तो फटाका फूटता तो नीचे चले जाते हैं, उनको मेरे को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है यार। वो अलग अलग डॉग्स, अलग अलग ब्रीड, अलग तरीके से जहाँ रहती थी रूम में, वहाँ एक डॉग रहता था, मुझे नहीं पता वो कैसा, बट उसका ना हैबिट हो गया था, मतलब ऐसे कभी बातचीत, एक होता है ना इमोशन डॉग्स के साथ, वैसा मेरे साथ नहीं था कि मैं डॉग्स के साथ प्ले कर रही हूँ या फिर उनको बिस्किट खिला रही हूँ, सब कुछ भी नहीं था।
बट जब मैं ड्यूटी के लिए जाती थी वो मेरे को मेरे हॉस्पिटल तक पीछे पीछे छोड़ने आता। और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को अटैचमेंट तो नहीं था, बट एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वो मेरे साथ नहीं आया। तो मैं वहाँ पे मिस करने लगी, आज ये क्यों नहीं आया। ये हो तब जाता जब है। मैं ऑनर को पूछी तो बोले कि आज उसका थोड़ा तबियत खराब है, तो मतलब हमारी हैबिट होता है हो जाता है। बिल्कुल, डॉग्स मुझे लगता है कि जितना आपके साथ अफेक्शनेट रहते हैं ना, और आप अगर कई दिनों के लिए बाहर चले जाएं तो आपको मिस भी करते हैं, उतने उदास भी हो जाते हैं, फिर आपके वापस आने पर उतने खुश होते हैं। तो जिसको मैं अनकंडीशनल लव बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप उनको खाना खिलाते हैं या आते जाते पुचकार देते हैं, वो आपका सेंस करते हैं वाइब, आपकी एनर्जी कैसी है, उस एनर्जी से रिएक्ट करते हो किस तरीके की एनर्जी के लिए। डॉग्स लैंग्वेज कैसे समझते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ भी अभी ऑनर जो डॉग रखे हैं वो मेरे को आंटी एक दिन बता रही थी कि हमारे यहाँ बंगाली मतलब उनका डॉग सिर्फ बंगाली समझते हैं, और एक आंटी है उनका डॉग सिर्फ इंग्लिश समझता है। छत्तीसगढ़ी समझता है, गुजराती समझता है, मराठी समझता है। ये डॉग्स कैसे लैंग्वेज नहीं समझते दोस्तों, टोन समझते हैं। ए ये वाला जो टोन का फर्क है ना, वो समझते हैं। वो आप उसको उस टोन में जो भी बात कर रहे हैं वो उसी टोन को समझते हैं और कुछ नहीं समझते। मुझे लगता है कि वो लैंग्वेज तो नहीं समझ पाते, लेकिन किस टोन में बताया गया। मतलब ऐसा पता चला कि डॉग्स की भी क्लासेस होते हैं जहाँ उनको हाँ हाँ, अरे भाई ग्रूमिंग ट्रेनिंग क्लासेस तो होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रेन और एटिकेट सिखाना डॉग्स के लिए डॉग्स के नेचुरल पने को दूर कर देना जैसा है। मतलब वो जितना नेचुरली रह सकता है उतना नेचुरल है, क्योंकि डॉग्स को सिखाने की नहीं, उनसे सीखने की जरूरत है कि कैसे अपनापन जताया जाता है, कैसे प्रेम दिखाया जाता है, कैसे अपेक्षाओं के बिना भी प्रेम किया जा सकता है। ये सीखने की चीजें हैं। हम लोग उनको ना इंसान बनाने पे उतारू हैं कि बेहतर हो जा, अच्छे से बैठ जा, धीरे चल, यहाँ पोटी मत कर, वहां सुसु मत कर, ये मत खा, वो मत खा। इतना ग्रूम करने क्या करने वाले करते होंगे, मुझे लगता है कि ये तरीका मैं तो बहुत सहज नहीं मानता। अच्छा, जिनको जो अभी तक डॉग नहीं रखे हैं और जो रखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बताओगे कि हमें किन किन इन्फेक्शन की मतलब किन किन चीजों को कंट्रोल करने की यार मुझे तो लगता है कि जो बेसिक, हालांकि ये तो जो ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बताएंगे, मुझे इस बारे में तो कम ही जानकारी है, लेकिन मैं अगर आपके मन में कभी भी प्लान है कि आपको डॉग अडॉप्ट करना है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप स्ट्रीट डॉग्स की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि अपने घर में डॉग रखने से जो डॉग्स कम से कम स्ट्रीट पे हैं उनकी आप वेल केयर करना शुरू कर दीजिए। उनके लिए ग्रूमिंग, उनके लिए आप अगर डिवर्मिंग करवाते हैं, उनके लिए अगर टाइमली फीडिंग करना चालू कर देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर कॉन्ट्रीब्यूशन है, रेदर देन कि हम किसी ब्रीडर के पास जाए और एक और डॉग खरीद के ले आए। क्योंकि डॉग खरीदने से ज्यादा डॉग अडॉप्ट करना ज्यादा सही है। अगर आपको लगता है कि आपको घर में सच में एक डॉग चाहिए तो स्ट्रीट में अभी ये सीजन चल रहा है, विंटर के सीजन में काफी पप्स हैं जो होते हैं स्ट्रीट डॉग्स के। एक किसी पप को आप अगर लगाना चाहते हैं या जो जिसकी माँ मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में गुजर गई, वैसा लाना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। खरीदने से बेहतर मैं चाहता हूँ आप अडॉप्ट करिए। अगर घर में अडॉप्ट करने का आपका सामर्थ्य नहीं है तो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना, उनका वैक्सीनेशन कराना, मतलब कम्युनिटी सर्विस यही है। मतलब अपने घर में ही मैं पालूंगी तभी मेरा कुत्ता कहलाएगा। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा मैं सहज नहीं हूँ उस थॉट के साथ। लास्ट वन, अगर आप हम डॉग से बाहर आए तो अपने एक्सपीरियंस पे, आपकी इतनी लंबी अरसे की एक्सपीरियंस है, बहुत से डाउन भी आपने देखे, तो डाउन जब हमारा होता है हमको अपने आप को किस तरह मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले तो मुझे लगता है कि हम ना ये एक मैं अपने टेक दूंगा, मैं अपने पर्सपेक्टिव्स बताऊंगा। मुझे लगता है कि हम लोग ये जो किसी भी डाउन होते हुए इंसान को, किसी भी फेलियर महसूस करते हुए इंसान को अचानक से जो बोलते हैं कि उसको मोटिवेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं। पहले तो आप सच में इत्मीनान से, पहले अगर आपको लग रहा है कि आप फेल हो गए हैं या आपको ड्रॉप हो गया तो आप ड्रॉप को पहले एक्सेप्ट करिए। हम लोग ना फेलियर को एक्सेप्ट करने में बहुत झिझकते हैं, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने में बहुत झिझकते हैं। जैसे कोई भी शर्म सी महसूस होती है यार ये हमारे साथ कैसे हो गया करके। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गलती नहीं है कि होगी इतनी बड़ी गलती हो गई कुछ कर नहीं सकते। हर चीज की संभावना है, रास्ते निकल जाते हैं, तत्काल नहीं निकलेगा, 5 दिन में निकलेगा, 10 दिन में निकलेगा, 1 साल में निकलेगा। लेकिन आपको ये समझना है कि कितना पेशेंस आपके पास में है। क्योंकि आप जब सब्र से, सुकून से, इत्मीनान से किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपने पिछली बार कैसी मेहनत की थी, क्या इस बार आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ये आप जब समझेंगे, क्या आप ये भी समझेंगे कि हो सकता है ये चीज मेरे लिए नहीं बनी, मेरे को कुछ और अटेम्प्ट करना चाहिए। 10-10, 12-12 साल तक हमने देखा लोग यूपीएससी का अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो या तो ये करें कि अपने तरीके को बेहतर करें, अगर उनको लग रहा है कि 10 साल से नहीं निकल रहा है तो अब वो समझे कि चूक कहाँ हो रही है। लग रहा है कि नहीं हम सबको सही करा लेकिन नहीं हो रहा, तो ये तो गलत बात है। कहीं ना कहीं तो कुछ तो चीजें लैक हो जा रही है। तो आपको मतलब किसी भी चीज को, जैसे बोलते हैं ना बंदर जो होता है अपने मरे बच्चे को एकदम सीने से संभाल के रखता है, तो वैसा अपने सपने को नहीं जीना है। आपको लग रहा है कि आपका सपना अगर आपको तकलीफ देने लगे, आपका सपना अगर आपको सहज महसूस ना करने दे, तो मुझे लगता है उसके ऊपर बेहतर काम करने की जरूरत है। बेचैनी होना ठीक बात है, बेचैनी आपको अपने सपने तक बनाएगी, लेकिन सपने के पीछे जुनून इतना बढ़ गया कि आपने अपने आपको इतनी ज्यादा तकलीफ दे दी कि आप खुश नहीं है, तो उसको मिल जाने के बाद भी आप खुश नहीं रहेंगे। तो बेहतर तो यह है कि आप अगर फेल हो रहे हैं तो पहले तो स्वीकारिए कि हाँ मैं फेल हुआ, हाँ मुझसे कमियां रह गई थी, हाँ मैं इसको बेहतर करके आगे बढ़ूंगा। लेकिन मोटिवेशन की तलाश में नहीं, मैं तो मोटिवेटेड रहूंगा, ये नहीं है। मुझे लगता है कि मोटिवेशन इज नॉट ड्राइविंग फैक्टर। डिसिप्लिन है जो आपको लगातार आगे बढ़ा सकता है, कि कितना कंसिस्टेंटली, कितना डिसिप्लिन आपने आगे बढ़ाया हुआ, और आपकी जिद और जुनून ही आपको आगे लेके जाएगी अगर है तो ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मंजिल के ऊपर इतने ज्यादा फोकस रहते हैं कि वो जो सफर जो होता है
उसका वो लोग मजे नहीं लेते, वो सिर्फ मंजिल को ही देखते हैं। उन्हें आप क्या कहेंगे कि उन्हें तो मैं तो कहूंगा पहले तो प्रोसेस तोड़, क्योंकि मुझे लगता है ट्रस्ट द प्रोसेस जो एक आइडिया चलता है ना कि भाई मंजिल पे फोकस रखो, फोकस यू शुड बी ऑन द विजन, अच्छी बात है, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस ज्यादा एंजॉय द प्रोसेस का भी एक होना चाहिए ना। मतलब आप जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते पे भी आप देखते चलिए कि सफर में कौन मिल रहा है, कौन साथ चल रहा है, किस तरीके के लोगों का साथ मिल रहा है, क्या कमी बेशी हो रही है, आसपास में क्या दिखता हुआ जा रहा है, क्योंकि आप अगर सिर्फ मंजिल पे देखेंगे तो आसपास की सारी चीजें छूट जाएंगी आपसे। मैं अपने आसपास मेरे बहुत सारे यार दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, तो अभी तक स्टिल मंजिल 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 ही देख रहे हैं, गोल गोल। बट वहाँ जो सफर है वो लोग वहाँ ठहरे हुए कि नहीं मतलब हम लोग एक साथ जब मंजिल मिलेंगी तब हम खुल के नहीं मेहनत यार, ये तो वही वाली बात हो गई कि 5वीं में नहीं 10वीं पास कर लो फिर मजे मजे, 10वीं नहीं कॉलेज पास कर लो फिर मजे मजे, कॉलेज नहीं एक काम करो नौकरी कर लो फिर मजे मजे। जिंदगी हर दिन हर लम्हा जीने के लिए, जिंदगी का कोई डेडलाइन नहीं होता, जिंदगी का कोई फिक्स वो नहीं कि मैं यहाँ तक जाऊंगा उसके बाद मजे करना चालू करूंगा। मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी के हर दिन को अपना वैसा दिन मान चले कि यही दिन मेरे पास में है, हर पल जीते बस बस यही फैक्ट है। दुनिया ने इतने सारे ज्ञानियों ने कहा, इतने सारे गानों में बातचीत आ चुकी है, तो हमको मानना पड़ेगा। मुश्किल होता है, मुझे लगता है कि ये सब कही गई बातें लगती है, लेकिन सच में हमको अगर हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा ना। ये आपको डॉग से सीखना चाहिए। डॉग जिस वक्त जहाँ पे है ना, वो सिर्फ उस चीज पे फोकस करता है। यहाँ बैठ के भविष्य की चिंता नहीं करता कि कल रात में क्या खाऊंगा, परसों कहाँ जाऊंगा, अगले साल मेरा क्या होगा। वो उस वक्त उस मोमेंट में है तो उस मोमेंट को जी रहा है। तो हमको भी हर मोमेंट जीना चाहिए, विजन पे फोकस हो, लेकिन विजन पे इतना ज्यादा फोकस हो कि आसपास का सब कुछ ब्लर हो जाए। मैं उस नियत का, मैं उस इंटेंट का आदमी नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं पंडुम कैफे, नुक्कड़ कैफे जैसी कोई भी शुरुआत इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे पसंद की चीज है। ये करने से चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी, ये करने से कुछ बेहतर समाज को दिख पाएगा, इसलिए मैं उसको करता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे को प्रूव करना है, प्रूव करने की सब चीजें नहीं करता मैं। बहुत बहुत अरे प्लेजर टू मीट, गुड टू कनेक्ट, अच्छा लगा आपसे, मजा आया ना, मुझे बहुत मजा आया। मजा आया। मतलब